28 दिसंबर 2025 को इस लड़की की लाश ग्वालियर की झाड़ियों में बिना कपड़ों के मिली। वो 35 साल की थी और उसके हाथ पर एक टैटू था जिसमें पप्पू लिखा हुआ था। ये टैटू शायद उसके किसी पति का नाम होगा। हाँ, उसके 7 पति थे, 7 शादियां, कोई तलाक नहीं, कोई परिवार नहीं। ये लड़की ग्वालियर की ही सड़कों पर रहती और वहीं घूमती थी। पुलिस को उसका नाम तक नहीं पता था, लेकिन एक चीज थी जिसने ये मर्डर केस सॉल्व कर दिया, और ये था उसकी जेब में फंसा हुआ एक ऑमलेट का टुकड़ा। ये सच्ची कहानी ना सिर्फ एक मर्डर की है, बल्कि एक ऐसी औरत की है जिसे जिंदगी ने कभी देखा ही नहीं, लेकिन मौत ने उसे चर्चित बना दिया। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये पूरा मामला हुआ कहाँ। यह है ग्वालियर, मध्य प्रदेश, और उसमें भी एक जगह है भिंड रोड पर कटारे फार्म। नारायण विहार कॉलोनी के आसपास का ये एरिया थोड़ा सुनसान सा इलाका है। दिन में तो कुछ लोग आते जाते भी हैं, लेकिन रात होने पर वहां सन्नाटा छा जाता है। तारीख थी 29 दिसंबर 2025 और वो भी शाम का वक्त। सर्दियों का दिन था, इसलिए शाम जल्दी हो जाती थी। करीब 6:30 बजे का समय होगा, तो उसी समय कुछ राहगीर वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर भिंड रोड के किनारे लगी हुई घनी झाड़ियों की तरफ गई और उन्होंने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो वहां पे होना नहीं चाहिए था। कुछ अजीब सा था, कुछ गड़बड़ सा था। पहले तो उन्हें लगा कि कोई जानवर पड़ा है, लेकिन जब वो थोड़ा और करीब गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि वहां एक लाश पड़ी है, एक लड़की की लाश, और वो बिल्कुल सामान्य हालत में नहीं थी। शरीर का रंग बदल चुका था, जैसे काफी देर से वहां पड़ी हो, और शरीर इस तरह से मुड़ा हुआ था मानो किसी ने उसे मरोड़ के फेंक दिया हो। जब तक पुलिस की पहली गाड़ी वहां पहुंचती, तब तक वो घटनास्थल बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। मतलब वहां जैसा कुछ हुआ था, सब कुछ वैसा ही पड़ा हुआ था। किसी ने ना कुछ छेड़ा, ना किसी चीज को हाथ लगाया। पुलिस जब सीन पर पहुंचती है तो उन्हें वो सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा हत्यारे ने छोड़ा था, मगर ये महिला अर्धनग्न अवस्था में होती है। उसका कुर्ता और नीचे के कपड़े वो या तो फटे हुए थे या फिर उसे फेंका गया था। इससे साफ पता चलता था कि वो जबरदस्ती उतारे गए थे। अब उसके चेहरे की बात करते हैं तो चेहरा लगभग पूरी तरह से गायब था। उसके ठीक बगल में एक बहुत भारी पत्थर पड़ा हुआ था। इसके अलावा पुलिस को उस घटना स्थल पर एक आदमी की जैकेट और एक शर्ट मिली। ये दोनों चीजें खून के छींटों से भरी हुई थी। अब सोचो ये किसकी हो सकती है। कोई आदमी अपनी शर्ट और जैकेट उतार कर वहां क्यों छोड़ गया, और उस पर खून कैसे लगा हुआ था। तो जब पुलिस अधिकारियों ने यह सब देखा, फटे हुए कपड़े, आधी नग्न लाश और सीन पर एक आदमी के खून वाली शर्ट, तो उन्हें तुरंत शक हो गया कि यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं है। उनका मानना था कि पहले यौन शोषण हुआ है, उसके बाद उसे मारा गया है। अब ये सिर्फ शक है, क्योंकि पूरा पोस्टमार्टम अभी होना बाकी है। लेकिन जो कुछ भी वो अपनी आंखों से देख रहे थे, वो तो यही बता रहा था कि ये औरत पहले रेप का शिकार हुई है, फिर उसकी हत्या कर दी गई। मगर ये लड़की थी कौन? इस लाश के पास ना तो कोई आईडी थी, ना कोई फोन था, और सबसे दुख की बात तो ये थी कि उसका कोई परिवार वाला भी वहां खड़ा नहीं हुआ था। कोई माँ नहीं, बाप नहीं, पति नहीं, कोई रोने वाला ही नहीं, और औरत बिल्कुल अकेली थी। उसकी लाश के पास अपनी पहचान बताने के लिए कुछ भी नहीं था। ये केस गोला का मंदिर पुलिस स्टेशन ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड हुआ। अब इस महिला के शव को ले जाया जाता है ग्वालियर जिला अस्पताल के मुर्दाघर में। कोई नाम नहीं, पहचान नहीं और कोई सबूत नहीं, इसीलिए इसे एक ब्लाइंड केस कहा गया। तो वहां उसके शव पर एक नेम टैग लगाया, और उस नेम टैग पर लिटरली लिखा था जेंडो, गोला का मंदिर पुलिस स्टेशन। जेंडो का मतलब होता है वो औरत जिसकी पहचान ना हो पाई हो। तो अब ये लाश सिर्फ एक केस नंबर और एक नेम टैग रह गई थी। अब बात करते हैं उन चीजों की जो फॉरेंसिक टीम ने नोट की। ये वो बारीकियां थी जो बाद में केस सॉल्व करने में मदद करेगी। पहली चीज थी हत्या का हथियार। वो पत्थर जो लाश के बगल में पड़ा हुआ था, ये कोई साधारण पत्थर नहीं था। ये एक भारी लोकल पत्थर था, करीब 3-4 किलो का। इतना भारी कि अगर कोई इसे जोर से मारे तो हड्डियां चूर-चूर हो जाएं। और वो पत्थर खून से सना हुआ था, उस पर बाल भी चिपके हुए थे। यानी ये वही पत्थर था जिससे सर पर वार किया गया था। दूसरी चीज, चेहरे को जानबूझकर नष्ट किया गया था। यहाँ कातिल ने गुस्से में 1 या 2 बार नहीं किए थे, बल्कि कई बार वो पत्थर उसके चेहरे पे मारा गया था। इस तरह कुचला गया था उसका चेहरा कि कोई उसे पहचान न सके।
तीसरी बात थी वो आदमी की शर्ट और जैकेट जो घटना स्थल पर पड़ा मिला था। ये कोई गलती से नहीं छूटा था। इससे पुलिस ने एक थ्योरी बनाई कि हत्यारे ने अपने खुद के बाहरी कपड़े उतार दिए, शायद इसीलिए कि उन पर खून लग गया था। उसने वो कपड़े वहीं छोड़ दिए और भाग गया, और जब वो भागा तो उसे लगा होगा कि अब उसके पकड़े जाने के कोई चांसेस हैं ही नहीं, क्योंकि उसने तो चेहरा मिटा दिया है। अब पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, बिल्कुल शून्य। एक एक करके हर इन्वेस्टिगेशन, हर तरीका डेड एंड की तरफ जा रहा था। ग्वालियर में या आसपास कहीं भी उस महिला के विवरण से मेल खाती कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। कोई परिवार वाला नहीं आया, किसी ने फोन नहीं किया, किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरी बेटी, बहन या पत्नी कहाँ है। ऐसे में पुलिस के पास ये जानने का कोई रास्ता था ही नहीं कि औरत कौन है। दूसरी बात थी सीसीटीवी कैमरे। तो आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसमें ज्यादातर या तो टूटे हुए थे या फिर काम ही नहीं कर रहे थे। जो थोड़े बहुत काम कर रहे थे उनमें भी कोई संदिग्ध वाहन या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे शक किया जाए वो दिखा ही नहीं। मतलब हत्यारा शायद उन कैमरों से बचकर निकल गया, या फिर इतनी रात थी कि कैमरे में कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और वो पुष्टि करती है कि ये महिला बलात्कार का शिकार हुई है। रिपोर्ट में वेजाइनल ट्रॉमा, चोटों के निशान और फिजिकल वायलेंस के कई निशान थे, लेकिन इतनी जानकारी होने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और होती भी कैसे? पुलिस के हाथ में सिर्फ एक लाश है और एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। अब पोस्टमार्टम के दौरान एक और चीज पता चलती है। ये जो मृत महिला है इसकी उम्र करीब 35 साल के आसपास है, और ये भी अभी सिर्फ अनुमान था। अब आप देखो कि पहले 3 दिनों में पुलिस ने क्या क्या किया, यानी 29 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी 2026 तक लगभग 72 घंटे। इस दौरान पुलिस ने हर उस रास्ते को खंगालने की कोशिश की जहां से उन्हें लगा कि कोई सुराग मिल जाए। पहली कार्रवाई, मिसिंग कंप्लेंट को क्रॉस चेक किया गया। उन्होंने ग्वालियर और आसपास के सभी जिलों में चेक किया कि कहीं कोई ऐसी औरत गुम तो नहीं हुई है जो इस महिला के विवरण से मेल खाती हो, लेकिन नतीजा 0, नेगेटिव रहा। कहीं से कोई मैच नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट ही नहीं थी, कोई चीख पुकार नहीं थी। दूसरी कार्रवाई हुई, डॉग स्क्वाड को लगाया गया, सूंघने वाले कुत्ते। उन्होंने शव से गंध ली और घटना स्थल के करीब 100 मीटर तक पीछा किया, लेकिन उसके बाद गंध गायब हो गई। शायद दिन की गर्मी या फिर उस दिन हल्की सी बारिश हुई थी जिसने सारी गंध बहा दी और कुत्ते आगे नहीं बढ़ पाए। ये भी एक डेड एंड था। तीसरी कार्रवाई में इन्होंने घर घर जाके पूछताछ की। पुलिस ने घटनास्थल से 200 मीटर के दायरे में जितने भी घर थे वहां सबके दरवाजे खटखटाए। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या किसी ने कुछ देखा या सुना, लेकिन कोई गवाह नहीं मिला। वो इलाका सुनसान था, रात में तो और भी ज्यादा। ऐसे में कोई चश्मदीद गवाह था ही नहीं। चौथी कार्रवाई में इन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरे, जो थोड़े बहुत कैमरे काम कर रहे थे, उनकी फुटेज निकाली, लेकिन वो फुटेज इतनी दानेदार और धुंधली थी कि किसी का चेहरा साफ दिखना बड़ा मुश्किल था। कुछ कैमरों में तो बस धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी, कोई पहचान ही नहीं पाए कि ये चेहरा किसका है। अब सोचिए, चारों तरफ से डेड एंड, कोई नाम नहीं, कोई गवाह नहीं, किसी की सीसीटीवी में कोई फुटेज नहीं, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं। इनफैक्ट डॉग स्क्वाड भी असफल हो गया। ये ब्लाइंड केस भी बंद ही हो जाता। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये केस कभी सॉल्व भी हो पाएगा, लेकिन आगे चलकर जो हुआ वो किसी को भी हैरान कर देगा। अब 3 दिन बीत चुके थे और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे में ग्वालियर पुलिस की जांच टीम, जिसका नेतृत्व सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस धर्मवीर सिंह कर रहे थे, उन्होंने एक फैसला लिया। वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो आमतौर पर कोई नहीं लेता। एक अजीब सा फैसला, मतलब जो चलन में नहीं था। वो कुछ अलग करने का सोचते हैं। ये डीएनए की तरफ नहीं जाते, फिंगरप्रिंट्स की तरफ नहीं जाते, वो जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। हाँ, एआई, वही एआई जो चैटबॉट और फेस फिल्टर में दिखता है, उसी का इस्तेमाल अब एक मर्डर केस सॉल्व करने के लिए किया जाने वाला था। तो क्या करते हैं पुलिस वाले? वो उस लाश की, जिसका चेहरा पूरी तरह कुचला जा चुका था, उसकी कई हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें लेते हैं। बहुत साफ और बहुत बड़ी तस्वीरें जिसमें हर छोटी छोटी चीजें दिखती हैं, और फिर उन तस्वीरों को डालते हैं एक फॉरेंसिक ग्रेड फेशियल रिकंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर में। ये वो सॉफ्टवेयर है जिनका इस्तेमाल प्राकृतिक आपदाओं में मिलने वाले शवों की पहचान के लिए किया जाता था। घंटों के अंदर ही वो सॉफ्टवेयर अपना काम कर देता है। वो एक डिजिटल कंपोजिट तैयार करता है, मतलब एक कंप्यूटर से बनाई गई तस्वीर जो ये बताती है कि महिला अभी जिंदा होती तो उसका चेहरा कैसा दिखता।
ये कोई खींची हुई तस्वीर नहीं थी, बल्कि खोपड़ी की हड्डियां और चेहरों के बचे हुए हिस्सों और उसके उम्र के हिसाब से कंप्यूटर ने जो शक्ल बनाई वो थी। ये एक तरह का साइंटिफिक रिकंस्ट्रक्शन था। अब एआई ने जो इमेज बनाई उसके साथ पुलिस 3 काम करती है। पहला काम, उस एआई इमेज को अपलोड किया जाता है CCTNS डेटाबेस में। अब ये CCTNS का मतलब है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ये पूरे देश का एक डिजिटल रिकॉर्ड है जहां अपराधों, अपराधियों और गुमशुदा लोगों का डेटाबेस रहता है। यानी ये एक तरह का पुलिस का बड़ा सा डेटाबेस ही है। उसमें ये एआई इमेज डाल दी गई। दूसरा काम, उस एआई इमेज को क्रॉस मैच किया गया। किससे? उन सभी गुमशुदा महिलाओं से जिनकी उम्र 30 से 35 साल के बीच है और जो मध्य भारत में गुम हुई थी, मतलब ग्वालियर, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी, झांसी तक के आसपास के इलाकों से। तीसरा काम, ये एआई इमेज शेयर की जाती है ग्वालियर की मजदूर बस्तियों में और सड़क विक्रेताओं के बीच, क्योंकि अक्सर ऐसे मामले में जो प्रवासी मजदूर होते हैं या सड़क विक्रेता होते हैं वही आखिरी गवाह होते हैं। और फिर होता है वो जिसका इंतजार था। 24 घंटों के अंदर ही उस सिस्टम में एक मैच ट्रिगर होता है। मतलब कंप्यूटर पर एक नाम आता है, एक फोटो आती है, एक रिकॉर्ड खुल जाता है। सिस्टम बताता है कि ये एआई इमेज किसी गुमशुदा महिला के रिकॉर्ड से मेल खाती है। तो अब तक जो लाश बिना नाम के पड़ी थी, अब उसे एक पहचान मिलने वाली थी। सिस्टम में जो नाम ट्रिगर हुआ वो था संगीता उर्फ सुनीता पाल, और इसी महिला को लोकल लोगों के बीच काली बाई के नाम से भी जाना जाता था। यानी इसके 3 नाम थे, संगीता, सुनीता और काली बाई। और ये महिला जो है वो मूल रूप से टीकमगढ़ जिले की रहने वाली थी। टीकमगढ़ जिला ग्वालियर से करीब 400 किलोमीटर दूर है। एक छोटा सा जिला, बुंदेलखंड का हिस्सा। वहां से ये औरत ग्वालियर आई थी और अब उसकी लाश ग्वालियर में मिली थी। नवंबर 2024 में किसी ने इसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, लेकिन फिर उसका पता लग गया था। अब जब सिस्टम में ये नाम आता है तो पुलिस सीधे टीकमगढ़ जाती है। वहाँ वो उस महिला के रिश्तेदारों को ढूंढते हैं। रिश्तेदार जब एआई से बनी हुई तस्वीर को देखते हैं तो वो कंफर्म कर देते हैं कि हाँ, ये संगीता ही है, कोई शक नहीं। और फिर वो एक और बात बताते हैं कि संगीता अपने आखिरी पति पप्पू पाल से 2 साल पहले अलग हो गई थी। मतलब करीब 2023 के अंत में या 2024 के शुरुआत में उसका पप्पू पाल से तलाक नहीं बल्कि सेपरेशन हो गया था। वो अब किसी के साथ नहीं थी। अब उस लाश के हाथ में पप्पू लिखा हुआ था, तो ये कोई साधारण नाम नहीं था, ये उस आखिरी पति पप्पू पाल का नाम था। ये छोटा सा प्रूफ, ये टैटू उसकी पहचान की दूसरी बड़ी पुष्टि बन जाता है। पहली थी एआई से बनी तस्वीर और दूसरा था ये टैटू। अब पुलिस को पक्का यकीन हो गया था कि ये लाश संगीता की ही है। जैसे जैसे पुलिस संगीता के बारे में और जानकारी जुटा रही थी, उन्हें कई अजीब बातें पता पड़ी। उसमें से एक बात यह थी कि वो 7 बार शादी कर चुकी थी। हाँ, 7 बार। कुछ शादियां महीनों चली, कुछ सिर्फ दिनों तक चली। एक शादी इतनी छोटी थी कि शायद वो पति उसे मुश्किल से याद रख पाया होगा। वो पतियों को उतनी ही तेजी से छोड़ने के लिए जानी जाती थी जितनी तेजी से वो उन्हें ढूंढती थी। मतलब वो शादी करती थी, थोड़े दिन रहती थी, फिर चली जाती थी, फिर दूसरी शादी। ये सिलसिला चलता रहा। 7 शादियां, 7 अलग अलग पति, और जब वो मरी तो उसके पास कोई नहीं था। अब एक थ्योरी के हिसाब से इन 7 पतियों में से कोई भी इसका कातिल हो सकता था। रिपोर्ट के अनुसार संगीता नशीले पदार्थों की भी आदी थी। पुलिस रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया है कि किस चीज की आदी थी, शराब या कोई और नशा, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि वो किसी न किसी नशे में जरूर रहती थी। और ये एक ऐसा विवरण है जिसने उसे और भी संवेदनशील बना दिया होगा। समझने की बात है, एक औरत जो 7 बार शादी कर चुकी है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जो नशे की आदी है, वो क्षणिक साथियों के लिए आसान शिकार बन जाती है। ऐसे लोग जो उसके साथ थोड़ा वक्त बिताएं, उसे अपना बनाएं और फिर छोड़ दें या उससे भी बुरा कर दें। और इसी कमजोरी का फायदा किसी ने उठा लिया था, लेकिन किसने, ये सवाल अभी भी बाकी है। अब एक तरफ एआई अपना काम कर रहा था, वो तस्वीरें मैच कर रहा था, डेटाबेस खंगाल रहा था, पीड़िता की पहचान निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी समय एक और इंस्पेक्टर कुछ और ही कर रहा था। वो पुराने जमाने के जमीनी काम कर रहा था, यानी बिना किसी टेक के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के, अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने सारे सबूत ढूंढ रहा था। इस इन्वेस्टिगेटर का नाम है सब इंस्पेक्टर सोनम रघुवंशी। ये वही अधिकारी है जिनके बारे में एसएसपी धर्मवीर सिंह बाद में कहेंगे
कि इन्होंने केस को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया, यानी इनकी वजह से ये केस सॉल्व हुआ। तो सोनम रघुवंशी क्या कर रही थी? वो सबूत की अलमीरा में रखे हुए पीड़िता के कपड़ों की जांच कर रही थी। वो वही कपड़े हैं जो घटनास्थल पर बरामद हुए थे, फटा हुआ कुर्ता, बिखरे हुए अंडरगारमेंट्स और वो स्वेटर। पहले पुलिस ने इन कपड़ों को एक बार देख लिया था, फॉरेंसिक को भी भेज दिया गया था और फिर अलमीरा में बंद कर दिया गया। लेकिन रघुवंशी ने सोचा कि शायद कुछ छूट रहा है, शायद कुछ ऐसा है जिस पर किसी की नजर नहीं गई। तो वो खुद अपने हाथों से हर कपड़े को उठा उठा कर देखती हैं, हर जेब को खंगालती हैं और तब उनकी नजर पड़ती है एक बेहद छोटी, बेहद साधारण चीज पे। उन्हें विक्टिम के स्वेटर की जेब के अंदर कुछ फंसा हुआ दिखता है। वो चीज इतनी छोटी सी थी कि शायद कोई और उसे अनदेखा कर देता। वो था ऑमलेट का एक छोटा सा टुकड़ा, बस 2-3 ग्राम का एक छोटा सा हिस्सा। वो जेब में कैसे पहुंच गया, कब पहुंचा, ये वो सवाल थे जो रघुवंशी ने खुद से पूछे। और यही छोटा सा टुकड़ा, यही वो चीज थी जो पूरे केस की दिशा बदलने वाली थी। अब ये ऑमलेट का टुकड़ा सिर्फ 2 ग्राम अंडा, इतना छोटा कि अगर कोई केयरलेस पुलिस वाला होता तो वो इसे देखकर यही कहता कि ये तो बस गंदगी है, कूड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रघुवंशी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस छोटे से टुकड़े को एक टाइमलाइन, एक सुराग की तरह लिया। यानी उन्होंने सोचा कि अगर ये ऑमलेट घटनास्थल के पास किसी स्टॉल से आया है तो इसके 2 मायने होंगे। पहला, पीड़िता ने मौत से कुछ समय पहले उस स्टॉल पर खाना खाया होगा। दूसरा, उस स्टॉल वाले ने उसे देखा होगा और हो सकता है कि उसने उसके आखिरी साथी को भी देखा हो। यानी ये ऑमलेट का टुकड़ा उन्हें किसी गवाह तक तो पहुंचा ही सकता है। और यही सोचकर उन्होंने काम शुरू कर दिया। रघुवंशी की टीम ने कटारे फार्म के आसपास के 200 मीटर के दायरे में आने वाले हर अंडे वाले की गाड़ी और हर खाने वाले स्टॉल का नक्शा बना लिया और फिर वो फिजिकली वहां गई। लगभग 200 अंडा विक्रेताओं से मिले, उनसे पूछताछ की, उन्हें तस्वीर दिखाई, उनसे पूछा कि क्या आपने इस औरत को कहीं देखा है, क्या आपको कुछ याद है। ज्यादातर विक्रेताओं को कुछ याद नहीं था। आखिर रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं, ऑमलेट खाते हैं और चले जाते हैं। किससे याद रहता है कि कौन आया था और कौन गया। एक एक करके सभी ने मना किया। कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन रघुवंशी ने हार नहीं मानी। वो चौथे, 5वें, फिर 10वें विक्रेता से पूछती रही और फिर एक विक्रेता ने कहा कि हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। उसने गौर से देखा और बोला कि ये औरत मुझे याद है। वो करीब 35 साल की थी, उसने एक स्वेटर पहना हुआ था और वो स्वेटर बिल्कुल उसी विवरण से मेल खा रहा था जैसा पुलिस के पास था, जो घटनास्थल पर मिला था। लेकिन विक्रेता ने एक और बात बताई कि वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक नहीं बल्कि 2 आदमी थे। दोनों उससे उम्र में छोटे थे। वो तीनों एक साथ ऑमलेट खा रहे थे, आपस में हल्की फुल्की बातें भी कर रहे थे। कोई झगड़ा नहीं था, कोई हंगामा नहीं था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। उस अंडे वाले ने बताया कि वो जल्दी में थे। उन्होंने अपना ऑमलेट जल्दी से खत्म कर लिया और जल्दी पैसे चुकाए और फिर खाने के तुरंत बाद वो झाड़ियों की ओर चल दिए, उसी तरफ जहां कुछ घंटों बाद लाश मिली थी। उस अंडे वाले को ये बात इसलिए याद थी क्योंकि उसने सोचा था कि ये लोग इतनी जल्दी में क्यों हैं और रात के समय झाड़ियों की तरफ क्यों जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त उसने इतना ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा उस दिन अंडे वाले को एक और बात याद थी और वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, और वो थी पेमेंट के बारे में। उस दुकान वाले ने बताया कि उस दिन दोनों में से एक ने फोन से पैसे दिए, यानी यूपीआई से, और उसमें एक अजीब सी बात बताई कि वो आदमी ने क्यूआर कोड को गुस्से से स्कैन किया। ऐसा नहीं कि सामान्य रूप से फोन निकाला और स्कैन कर दिया हो, बल्कि झटके से, गुस्से से, जैसे वो किसी बात पे चिढ़ा हुआ हो। ये छोटी सी बात दुकानदार के दिमाग में बैठ गई थी और अब यही बात पुलिस को एक नंबर तक पहुंचाने वाली थी, उसी नंबर तक जो उन्हें सीधे हत्यारे के पास ले जाएगी। अब विक्रेता ने यह बता दिया कि पेमेंट फोन से हुआ था, यूपीआई से हुआ था, तो पुलिस ने तुरंत उस शाम का यूपीआई लॉग मंगवाया। ये एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है जिसमें हर पेमेंट की डिटेल्स होती हैं, किसने पैसे भेजे, कितने भेजे, किस समय भेजे। अब विक्रेता के पास भी रिकॉर्ड था क्योंकि हर यूपीआई ट्रांजैक्शन सेव हो जाता है। पुलिस ने वो रिकॉर्ड निकाले और उसे खंगालना शुरू किया, और जो उन्हें मिला वो किसी सोने की खान से कम नहीं था। उन्हें एक ट्रांजैक्शन दिखा ठीक 40 रुपए की पेमेंट का। ये वही रकम थी जो वो ऑमलेट की कीमत थी। ये पेमेंट किसी फोन नंबर से किया गया था। वो फोन नंबर एक बैंक अकाउंट से लिंक था, मतलब उस आदमी का नाम और उसका बैंक अकाउंट, उसका फोन नंबर, सब कुछ डिजिटल रिकॉर्ड में मौजूद था। पुलिस ने उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकाली और जो नाम सामने आया वो था सचिन सेन का, यानी वो औरत जिसकी लाश मिली थी और जो 2 आदमियों के साथ वो ऑमलेट खा रही थी,
उसमें से एक आदमी का नाम था सचिन सेन। ये पहली बार था जब पुलिस के पास कोई नाम था, कोई सस्पेक्ट था। अब वो अकेले नहीं थे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक सबूत था जो यूपीआई टाइम स्टैम्प था। वो पेमेंट 28 दिसंबर 2025 की रात 10:14 पे किया गया था। अब याद करो शव कब मिला था, 29 दिसंबर की शाम को, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत का अनुमानित समय 28 दिसंबर की आधी रात से 29 दिसंबर की सुबह के बीच का था। यानी ये पेमेंट जो सचिन ने किया वो मौत के अनुमानित समय से लगभग 7 घंटे पहले का था। मतलब मौत से सिर्फ 7 घंटे पहले संगीता और सचिन ये दोनों साथ में थे, ऑमलेट खा रहे थे और सचिन सेन ने पैसे दिए। फिर 7 घंटे के अंदर संगीता की हत्या हो गई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। अब पुलिस को पक्का यकीन हो गया था कि सचिन सेन या तो हत्यारा है या फिर वो हत्या के बारे में कुछ ना कुछ जानता है। पुलिस के पास एक नाम था, सचिन सेन, एक जीवित संदिग्ध, और अब वो कहीं भी हो सकता था। पुलिस ने उस अंडे वाले स्टॉल के आसपास के चारों तरफ लगे हुए सीसीटीवी फुटेज निकाले। ये कैमरे अलग अलग एंगल पे लगे हुए थे। किसी ने स्टॉल को दिखाया, किसी ने सड़क को, किसी ने झाड़ियों के पास के रास्ते को। पुलिस ने उस शाम के घंटों की फुटेज को ध्यान से देखना शुरू किया। फुटेज में दर्जनों राहगीर थे, कोई अकेला जा रहा था, कोई परिवार के साथ था, कोई दोस्तों के साथ था, लेकिन एक चेहरा बार बार नजर आ रहा था। वो पहले फ्रेम में अकेला दिखता है और फिर उसी औरत के साथ दिखता है। वो दोनों साथ में चलते रहे, एक साथ फ्रेम में आए और फिर कुछ देर बाद वो युवक अकेला दिख रहा था उस औरत के बिना। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि सचिन सेन ही था। और अब सवाल था कि वो कहाँ है, क्या वो अब भी ग्वालियर में होगा या भाग गया होगा। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। अब पुलिस के पास सचिन का नाम था, उसका चेहरा था, उसका फोन नंबर था, तो उन्होंने उस फोन नंबर की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। मोबाइल फोन टावर डंप के जरिए, यानी जिस टावर के आसपास उसका फोन कनेक्ट हो रहा था, उससे सिग्नल की लोकेशन का पता लगाया गया। साथ ही मुखबिरों का नेटवर्क भी सक्रिय हो गया। पुलिस ने अपने सूत्रों से पूछा कि किसी ने सचिन को देखा है, क्या वो कहीं भागने की तैयारी में है या भाग चुका है। और फिर एक दिन लोकेशन ट्रेसिंग से पता चलता है कि सचिन ग्वालियर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। पुलिस ने वहां सिविल ड्रेस में निगरानी बढ़ा दी और फाइनली स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे वो दिख गया। सचिन एक छोटा सा बैग ले जा रहा था, उसमें शायद कुछ जरूरी कपड़े और सामान था। लग रहा था कि वो ग्वालियर छोड़ने ही तैयारी में है। शायद वो किसी दूसरे शहर भाग जाना चाहता होगा, लेकिन पुलिस उससे एक कदम आगे थी। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो देखा कि ये 26 साल का इम्पेशेंट सा लड़का है। विक्टिम संगीता से 9 साल छोटा, दुबला पतला, चेहरे पे कुछ दिनों की दाढ़ी, और उसने गहरे रंग की शर्ट पहनी हुई है। गिरफ्तार करने वाली टीम ने बड़ी चुपचाप से काम किया। वो स्टेशन पर हंगामा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सचिन सेन को हथकड़ी नहीं लगाई और ना ही वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके उनसे कोई पूछताछ करने लगे, बल्कि वो सचिन को स्टेशन के अंदर ही जीआरपी ऑफिस, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के ऑफिस ले गए और वहां बंद कमरे में बिना किसी शोर शराबे के उससे बात करनी शुरू की। ये तरीका इसलिए अपनाया गया था ताकि अगर उसका कोई साथी हो तो उसे पता ना चले, और अगर वो अकेला भी है तो खुद घबरा के कुछ ज्यादा बोल दे। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पहले तो वो नॉर्मल बात कर रहा था, फिर पुलिस ने उससे बताया कि संगीता मर चुकी है, हमें उसकी लाश भी मिल गई है। तो सचिन ने बोला कि मैं तो उसे बस एक हफ्ते पहले से जानता था, हमारे बीच बस शारीरिक संबंध थे, लेकिन उसने हत्या से इनकार कर दिया। पुलिस ने इसे छोड़ा नहीं और उससे और पूछताछ की, सबूत दिखाए, ऑमलेट के टुकड़े की तस्वीर, यूपीआई पेमेंट के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और उसकी अपनी शर्ट जो घटनास्थल पर मिली थी। एक एक करके सब कुछ सामने रखा गया और करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद सचिन सिंह टूट गया। उसने दूसरा बयान दिया कि मैंने उसे मार डाला। अब पुलिस के पास इसका एक बालिया बयान था, लेकिन सवाल ये था कि उसने क्यों मारा, क्या वजह थी और कैसे ये हत्या हुई। बहरहाल सचिन सेन पुलिस की इकबालिया बयान को पुलिस रिपोर्ट में औपचारिक रूप से दर्ज कर लेती है और वो दर्ज किया जाता है बीएनएस प्रावधान के तहत। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल कोर्ट में उसके खिलाफ सबूतों के तौर पर किया जा सकता था। पुलिस ने सचिन सेन का फोन भी बरामद किया। वो वही फोन था जिससे उसने यूपीआई की पेमेंट की थी, जिससे वो दूसरों से बात करता था। पुलिस ने उस फोन की सर्च हिस्ट्री चेक की। उस फोन में 2 चीजें सर्च की गई थी। पहली, लाश को सड़ने में कितना समय लगता है, यानी वो ये जानना चाहता था कि लाश गायब होने या सड़ने में कितने दिन लग जाएंगे ताकि किसी को पता ना चले। और दूसरा ये था कि कपड़ों से खून कैसे साफ करें, यानी कि उसने अपने कपड़ों से खून के निशान मिटाने की कोशिश की थी। और सबसे बड़ी बात
ये दोनों सर्च 29 दिसंबर की सुबह की गई थी, यानी हत्या से कुछ घंटे के बाद। इससे साफ पता चलता है कि उसने हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की थी। वो योजना बना रहा था कि लाश कब तक नहीं मिलेगी और वो कब तक यहाँ से भाग सकता है। और यहाँ आता है तीसरा बड़ा ट्विस्ट। पुलिस ने जब सचिन से पूछा कि क्या तुमने इस हत्या की पहले से योजना बनाई थी, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला कि शुरू में उसे मारने की कोई योजना नहीं बनाई थी। असल में वो संगीता से 7 दिन पहले मिला था, बस 7 दिन पहले ही। इतने कम वक्त में उसके साथ फिजिकल रिलेशन बन गई थी और संगीता ने उसे बताया था कि वो अपने पिछले सारे रिलेशनशिप खत्म कर चुकी है। वो अब किसी और के साथ है ही नहीं, सिर्फ सचिन सेन के साथ है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सचिन सेन को पता चल गया कि संगीता ने पहले 7 बार शादी की हुई थी। ये बात उसे कैसे पता चली होगी? हो सकता है कि कभी शराब के नशे में संगीता ने खुद बता दिया हो या फिर आसपास के लोगों ने बता दिया हो। और सबसे बड़ी बात, सचिन सेन को पता चला कि संगीता अब भी अपने कुछ पुराने साथियों के संपर्क में थी। यानी उसने झूठ बोला था, वो सारे रिश्ते नहीं छोड़े थे, अब भी वो दूसरों से मिलती थी, बात करती थी। ये बात सचिन सेन को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने बताया कि इसी बात से उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने खुद को ठगा हुआ, बेवकूफ बना हुआ महसूस किया और इसी गुस्से में आकर उसने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसी रात आमलेट खाने के बाद झाड़ियों में ले जाकर उसने पत्थर उठाया और संगीता के चेहरे पर दे मारा, बार बार, जब तक उसका चेहरा पहचान से बाहर नहीं हो गया। अब सचिन सेन ने जो कबूल किया और फॉरेंसिक सबूत जो पुलिस को मिले, उन दोनों को मिलाकर ये तस्वीर बन जाती है कि संगीता के जीवन के आखिरी घंटों में क्या हुआ था। 28 दिसंबर 2025 की शाम, ठंड का समय था। सचिन सेन और संगीता ग्वालियर सिटी सेंटर में मिले थे या कहीं भी मिले थे जो पुलिस को साफ नहीं पता, लेकिन वो दोनों एक साथ नारायण विहार कॉलोनी के पास वाले अंडे के स्टॉल तक चलते हैं। वहाँ वो ऑमलेट ऑर्डर करते हैं और एक साथ खाते हैं। साथ में एक दूसरा आदमी भी था। तीनों एक साथ थे, लेकिन वो दूसरा आदमी वहाँ से अलग हो गया। हो सकता है वो सचिन सेन का कोई दोस्त था। पुलिस ने उस दूसरे आदमी पर कोई आरोप नहीं लगाया। इसका मतलब या तो वो अपराध में शामिल नहीं था या फिर उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। खाना खत्म करने के बाद ये सचिन संगीता को कटारे फार्म्स की झाड़ियों की ओर ले जाता है और वहाँ उससे बातचीत का बहाना बनाता है। हो सकता है उसने कहा हो कि चल थोड़ी देर बात करते हैं, कहीं और चलते हैं। लेकिन असल में वो उसे वहाँ इसलिए ले गया होगा क्योंकि वो जगह सुनसान थी, घनी झाड़ियाँ थी और कोई देखने वाला नहीं था। वो जगह हत्या के लिए चुनी गई थी, चाहे उसने पहले से प्लान किया हो, चाहे मौके पे फैसला लिया हो। लगभग 11:30 बजे से 12:30 के बीच झाड़ियों के अंदर जब सचिन सेन की बहस शुरू हुई, संगीता के सारे पुराने रिश्तों के बारे में पूछा गया। उसने पूछा होगा कि तूने 7 शादियां क्यों की, तू अब भी अपने पुराने साथियों से क्यों मिलती है, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला। शायद उसने गालियां दी होंगी। संगीता ने भी जब जवाब दिया होगा तो ये बहस और बढ़ गई होगी और इसी बहस के दौरान सचिन सेन का गुस्सा अपने चरम पे पहुंच गया। इसके बाद सचिन सेन संगीता को उसके कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता है। शुरू में पुलिस को शक था कि ये रेप है। बाद में सचिन ने कहा कि उसके बीच ये सब सहमति से हुआ, ये संबंध उनकी सहमति से बने। लेकिन पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो चोटों के निशान मिले वो रेप के ही संकेत देते हैं। यानी चाहे उसने जबरदस्ती की हो या नहीं, शारीरिक रूप से संगीता पर हिंसा जरूर हुई थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और वो इस बात के सबूत थे कि संबंध सहमति से नहीं बने थे। फिर जो हुआ वो सबसे भयानक हिस्सा था। फिजिकल रिलेशन के बाद सचिन सेन पास में पड़े एक भारी पत्थर को उठाता है, करीब 3 से 4 किलो का वो भारी पत्थर, और फिर वो संगीता के चेहरे पर कई बार वार करता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। इतनी बार कि उसका चेहरा पूरी तरह कुचल जाता है, पहचान करना मुश्किल हो जाता है। उसने सोचा होगा कि अगर चेहरा ही नहीं बचेगा तो कोई नाम ही नहीं जान पाएगा, कोई केस ही सॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन वो भूल गया था कि सबूत सिर्फ चेहरा नहीं होते। हत्या करने के बाद सचिन सेन अपनी जैकेट को उतारता है और वहीं फेंक देता है। ये वही शर्ट और वही जैकेट है जो बाद में पुलिस ने घटनास्थल से बरामद की थी। उसने ये इसीलिए किया क्योंकि उसकी शर्ट और जैकेट पे खून लग गया था, संगीता के चेहरे का खून। और अब वो अपने इन कपड़ों को पहनकर बाहर निकलता तो कोई ना कोई देख लेता। तो उसने सोचा चलो यहीं छोड़ देता हूँ। आगे क्या हुआ ये आपको पता ही है, बट आप समझो कि सचिन सेन ने ग्वालियर तुरंत नहीं छोड़ा। वो वहीं रुका रहा 7 दिनों तक। 1 हफ्ते तक उसी शहर में रहा जहां उसने हत्या की थी। वो बस अपने घर गया और बिना घबराए हुए अपनी डेली रूटीन में लगा रहा। उसने सोचा होगा कि अब पुलिस क्या ही कर लेगी। इस पूरे मामले में एक और चीज है जो काफी चौंकाने वाली है।
वो है उम्र का अंतर। संगीता केवल 35 साल की थी और सचिन सिर्फ 26 साल का, यानी पीड़िता हत्यारे से 9 साल बड़ी थी। अब हत्या के जितने मामलों की स्टडी की गई है उसमें आमतौर पर हमने देखा है कि रिश्ते में जो बड़ा होता है, जो बड़ा साथी होता है, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, वो कंट्रोल करता है, निर्णय लेता है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ सचिन सेन ने हिंसा की, उसने सिर्फ हत्या नहीं की बल्कि उससे पहले रेप भी किया और फिर चेहरा कुचल दिया। यानी उम्र का ये अंतर इस मामले को और भी अजीब बना देता है। ये वो पैटर्न नहीं है जो आम तौर पर किसी क्राइम में देखा जाता है। अब पुलिस ने जब सारे सबूत और सचिन के बयानों को मिलाकर देखा तो उन्हें लगा कि हत्या के पीछे जो मुख्य वजह थी वो यौन ईर्ष्या थी। मतलब सचिन सेन को इस बात का गुस्सा था कि संगीता उसके अलावा भी दूसरे आदमियों से फिजिकल हो रही है। और सचिन ने पुलिस के सामने जो बयान दिया उसकी एक लाइन तो बिल्कुल ऐसी ही थी जो उसके पूरे साइको नेचर को दिखा देती है। उसने कहा कि संगीता ने मुझे बोला था कि मैं खास हूँ, फिर मैंने उसे दूसरे आदमियों के साथ देखा, मैंने महसूस किया जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मैंने उसे कुछ भी नहीं बना दिया। पुलिस को बाद में यह भी पता चला कि सचिन सेन ने हत्या के अगले दिन ही संगीता का फोन कहीं बेचने की कोशिश की थी। वो उस फोन को लेकर ग्वालियर के किसी लोकल बाजार में गया। उसने किसी दुकानदार से बात की इसे बेचने के लिए। इस फोन में क्या था? संगीता और सचिन की एक साथ खींची गई तस्वीरें, यानी वो तस्वीरें जो साबित करती थी कि सचिन सेन और संगीता एक दूसरे को जानते थे, और सिर्फ एक हफ्ते पहले से नहीं, शायद उससे कई पहले से। उसने कहा था कि मैं उसे महज एक हफ्ते से जानता था, लेकिन ये तस्वीरें बता रही थी कि दोनों पहले से एक दूसरे के साथ थे और ये रिश्ता इतना गहरा था कि साथ में तस्वीरें खिंचवाई गई थी, वीडियो बनाए गए थे, और अब ये फ़ोन और ये तस्वीरें भी एक अहम सबूत बन गई थी, ये साबित करने के लिए कि सचिन सेन ने शुरू से ही झूठ बोला। फाइल किए गए सेक्शन 64 बलात्कार, सेक्शन 1031 हत्या, सेक्शन 238 सबूतों को गायब करना और भी कई। सेन को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। और अभी ये मुकदमा ग्वालियर सेशन कोर्ट में पेंडिंग है।